नमस्कार, मैं रितेश राय स्वागत करता हूँ आपका स्टडी विथ रितेश राय में। जैसा कि हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी का प्राचीन इतिहास में अध्याय 2 का एमसीक्यू देख रहे थे। तो कल हमने यहाँ तक देखा था एमसीक्यू नंबर 30 तक, ठीक है। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में भारत में आया हुआ था, यहाँ तक हमने देखा था। और मैं कहा था कि इसके बाद मैं आपको एक और वीडियो दूंगा जिसमें मैं अध्याय 2 का एमसीक्यू जो है आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो आइए उसकी शुरुआत करते हैं। हालांकि तबीयत में थोड़ा खराबी है, फिर भी चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, अगला क्वेश्चन जो था हमारा, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा आप लोग को पता होगा कि पहले स्त्रियों को क्या किया जाता था, उनके पति के साथ उनको जिंदा ही जला दिया जाता था, ठीक है। तो उसी को सती प्रथा कहते हैं। आगे उसके बारे में, अगर सती प्रथा के बारे में आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप लोग गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका जो हमें उल्लेख मिलता है वो किस अभिलेख में हमें इसका उल्लेख मिलता है। तो ऐसा इसका सही उत्तर होने वाला है एरन अभिलेख, ठीक है। एरन अभिलेख में हमें इस समय सती प्रथा का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। यह चीज़ अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, किसमें, एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, अच्छे से याद रखिएगा। आगे चलें, आइए आगे देखिए, बाणभट्ट की रचना जो कादम्बरी है में किस शासन काल का वर्णन मिलता है, ठीक है। यानी बाणभट्ट जानते ना, बाणभट्ट की रचना क्या है, कादम्बरी। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा वो तो है, ठीक है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाणभट्ट जो है की रचना कौन सी है, कादम्बरी, या फिर ऐसे पूछ सकता है कादम्बरी निम्नलिखित में से किसकी रचना है, ठीक है। ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें एक ऑप्शन रहेगा बाणभट्ट, तो ऑप्शन सही क्या रहेगा, बाणभट्ट, ठीक है। याद रखिएगा, बाणभट्ट की रचना कौन सी है, कादम्बरी है। और उसमें किस शासनकाल, किसके शासनकाल का वर्णन मिलता है, तो कादम्बरी में हमें, ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल का हमें उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, बाणभट्ट की जो कादम्बरी रचना है उसमें हमें हर्षवर्धन के शासनकाल का उल्लेख मिलता है। इससे आप लोग ये भी जान सकते हैं कि बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के शासनकाल में थे, ठीक है। इससे आप लोग को ये भी पता चलता होगा क्योंकि इनके शासनकाल का उल्लेख मिलता है, यानी कि वो जो अपना रचना किए हैं उसमें क्या, उसमें हर्षवर्धन के शासनकाल की रचना की है, हर्षवर्धन के काल के बारे में बताए हैं। तो इससे ये भी पता चल सकता है। देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन पे इतना टाइम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपके लिए आसानी होगा और क्वेश्चन को हैंडल करने में, ठीक है। आगे देखते हैं, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो गुप्त संवत की शुरुआत जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी 1919 से लेकर 1920 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, पंचतत्व की रचना किसने की। तो पंचतत्व की रचना किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, विष्णु शर्मा इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। पंचतंत्र जो है यह एक रचना है, उसके रचनाकार कौन है, विष्णु शर्मा है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त, ठीक है। यानी प्राचीन काल में जो नालंदा विश्वविद्यालय हमारा था, ठीक है, जो कि अब नालंदा खंडहर बन गया है, ठीक है, उसकी रचना किसने की थी, उसकी रचना जो है हमारे कुमारगुप्त ने किया था, ठीक है। और आपको बता दूं कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ, ये आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय भारत में कहाँ पे स्थित है वर्तमान समय में, ठीक है। हालांकि वो अब खंडहर बन गया है, लेकिन आप लोग बताइए कहाँ पे वो स्थित था भारत के। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ग काल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यानी प्राचीन इतिहास में अगर देखा जाए, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत ऐसा कौन सा काल था जिसको भारत का स्वर्ग काल कहा जाता था, ठीक है। तो देख लीजिए कि गुप्त काल का समय जो था, ठीक है, गुप्त काल जब गुप्त काल के शासक आए थे तो उनका जो समय था वो भारत का क्या है, स्वर्ग काल कहलाता था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। यानी अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र जानते हैं किसके द्वारा लिखा गया था, अर्थशास्त्र जो है चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8, ठीक है। अर्थशास्त्र में कुल 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, यह चीज़ अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, ठीक है। तो हालांकि ये तो नहीं महत्वपूर्ण से नहीं पूछता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बता रहा हूँ, अगर इसमें आया है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अर्थशास्त्र की रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी, ईसा पूर्व में हुई थी, याद रखिएगा। ये ना बोल लीजिएगा कि 3री शताब्दी ईस्वी में हुई थी। ईस्वी और ईसा पूर्व अलग है, ठीक है। ईस्वी और ईस्वी पूर्व ये दोनों अलग होता है, ठीक है। डिफरेंस चाहिए इसके, ना समझ पाए तो ये बताइएगा आप, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि ईस्वी क्या होता है, ईसा पूर्व क्या होता है। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे कौन,
फायन थे या फिर ह्वेनसांग थे, हर्ष थे या कुमारगुप्त थे। तो आपको बता दूं ऑप्शन नंबर बी ह्वेनसांग जो था ये कौन था, नालंदा विश्वविद्यालय का एक छात्र था जो कि क्या हुआ था, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी समुद्रगुप्त सही होगा। ठीक है, देखिए समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक था जो कि संगीत प्रेमी था। ठीक है, इसलिए वो क्या उसका जो उस समय जो सिक्का वो जारी करवाया था उस पर क्या हुआ था, उसका जो बना था प्रतिमा, उसका जो बना था वो क्या हुआ, वो वीणा बजा रहा था उसमें। ठीक है, वीणा जानते ना आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख में लिपि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, यानी कि अशोक का जो अभिलेख है उसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया था ये याद रखिएगा। ठीक है, लिपि तो आप लोगों को पता होगा कि भाषा होती है उसकी लिपि होती है, जैसे पंजाबी भाषा की लिपि होती है गुरमुखी। ठीक है, उसी तरह से हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी। उसी तरह से जो अशोक जो अभिलेख लिखा था, ठीक है, उसमें बताइए किस लिपि का प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो आप लोग को सही आंसर हो जाएगा कि खरोष्टी लिपि। ठीक है, याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला कि अशोक की जो लिपि थी, ठीक है, अब अशोक की जो अभिलेख थी उसमें कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ था, तो उसमें जो है खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ था। याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा अभी से अशोक के कुल 44 अभिलेख अभी तक हमें प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, अशोक के कुल कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो अब से अशोक के कुल 44 अभिलेख हमें प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ था? ठीक है, अशोक जानते हैं ना आप लोग कि अशोक जो था धम्म को मान रहा था। ठीक है, धम्म जो धर्म होता है उसको मान रहा था। ठीक है, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। ठीक है, उसका व्यक्तिगत धर्म था और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए वो अपने पुत्र और पुत्री को भेजा हुआ था। तो बताइए उस कहाँ पे वो उसका प्रचलन हुआ? ठीक है, तो उसका प्रचलन जो है श्रीलंका में हुआ। ठीक है, अशोक द्वारा जो प्रचारित हुआ बौद्ध धर्म वो कहाँ पे अत्यधिक प्रचलित हुआ, तो वो श्रीलंका है। ठीक है, आगे देखिए। जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? जीवक एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, जो कि वैद्य थे। ठीक है, वैद्य मतलब डॉक्टर थे। ठीक है, समझ लीजिए अभी। तो उन्होंने एक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, यानी कि वो कहाँ पे पढ़ाई किए थे, तो वो अपनी पढ़ाई कहाँ से किए थे? तक्षशिला से किए थे। आप लोग सोचेंगे ये काम आने वाला है, तो ये भी आ सकता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, ये मत सोचिएगा कि ये नहीं आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जीवक ने अपनी वैद्य की शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त की थी, तक्षशिला विश्वविद्यालय से। आगे देखिए। जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो जीवक को मैं बता दूं कि जीवक जो है राजगिरी का रहने वाला था। जीवक कहाँ का रहने वाला था? जीवक राजगिरी का रहने वाला था और तक्षशिला से उसने क्या किया था? शिक्षा प्राप्त किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। जीवक की ख्याति किस रूप में थी? तो मैं आपको बताया था ना कि जीवक, अभी पीछे आप लोग पढ़े कि जीवक वैद्य था, तो जीवक की ख्याति यानी जीवक किस रूप में प्रसिद्ध था? तो जीवक वैद्य के रूप में प्रसिद्ध था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होने वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस किले में अवस्थित था? ठीक है, देखिए अंगराज्य आप लोग सुने होंगे, आप लोग महाभारत अगर देखे होंगे तो देखिए महाभारत एक जो आपका सीरियल होता है वो देखे होंगे, तो उसमें भी आप लोग सुने होंगे अंग प्रदेश का राजा। ठीक है, तो अंग प्रदेश का राजा, तो अंग एक राज्य था। ठीक है, जो आधुनिक भारत के आधुनिक बिहार जो है, ठीक है, उसी किस जिले में अवस्थित था? तो उसका सही उत्तर होने वाला है भागलपुर। ठीक है, यानी कि अंग राज्य जो है भागलपुर में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? ठीक है, बिंबिसार का जो संबंध है वो किस वंश था, यानी बिंबिसार किस वंश से संबंधित था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्यक वंश। ठीक है, बिंबिसार जो था हर्यक वंश से संबंधित था। यह चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखिए। जरासंध का संबंध किस वंश से था? ठीक है, तो जरासंध का जो संबंध है वह वृहदत्त वंश से था। किस वंश से था? वृहदत्त वंश से था। थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? ठीक है, यानी था, तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? तो जान लीजिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गांधार राज्य में। ठीक है, तक्षशिला जो था वो गांधार राज्य में स्थित था। हालांकि ये नहीं महत्वपूर्ण आपके लिए। ठीक है, ये नहीं आपके लिए उतना महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। ये देखिए, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा के साथ किया था? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पास होने वाला है। ठीक है, तो सेल्यूकस जो उसने अपना राजदूत भेजा था किसको? मेगास्थनीज को। आपको पीछे एमसीक्यू में बताया था। ठीक है, तो उसने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा के साथ कराया था? तो उसने अपनी पुत्री का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवाया था। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? ठीक है, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। यह चीज़ याद रखिएगा। ठीक है,
तो बताइएगा आप लोग कि अशोक के कुल कितने शिलालेख हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कालिदास किसके समकालीन थे? ठीक है, तो बताइए कालिदास किसके समकालीन थे? तो कालिदास जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मत मान के आइएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय मान के आइएगा। क्या मानेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के उनके समकालीन कौन थे? कालिदास थे। याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता था? तो मैं आपको कल ही बताया था कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। आगे देखते हैं, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी थी। कौन सी थी? राजगिरी मगध की प्राचीन राजधानी थी। आगे देखते हैं, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? ठीक है, तो मगध का प्राचीनतम राजवंश जो था वो कौन सा था? तो हर्यक वंश था। ठीक है, कौन सा था? हर्यक वंश था। आगे देखिए, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ठीक है, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका उत्तर जाएगा उदायन ने। कौन सी? उदायन। उदायन एक शासक थे। ठीक है, वो लोग भी आए थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने पाटलिपुत्र का स्थापना ही किया था। यहाँ का ऐसे पूछिए पाटलिपुत्र का स्थापना किस शासक ने किया था? तो उदायन शासकों ने किया था। ठीक है, और उन्होंने जब उसका स्थापना किया तो जाहिर सी बात है जिसने स्थापना किया वही पहले उसको बनाएगा अपनी राजधानी, तो उसने ही अपनी राजधानी बनाई थी, उदायन ने। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदायन ने, ठीक है, यहाँ पर उदयन लिखा है कि उदायन रहेगा, उदायन ने किस नदी के संगम पर की थी? ठीक है, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र की स्थापना उदायन ने, ठीक है, गंगा, सोन, पुनपुन इन सभी नदियों के संगम पे क्या किया था। याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, रथमूसल नामक आक्रमण यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? तो उसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी मगध। याद रखिएगा, रथमूसल नामक जो आक्रामक यंत्र है, ठीक है, उसका प्रयोग सबसे पहले मगध पर किया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं, त्रामलिप्ति बंदरगाह अवस्थित था। कहाँ पे स्थित था भाई त्रामलिप्ति बंदरगाह? तो बंगाल में स्थित है। याद रखिएगा। ठीक है, त्रामलिप्ति बंदरगाह जो था वो बंगाल में स्थित था। इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो इलाहाबाद प्रशस्ति जो ये रचना है उसके लेखक है हरिसेन। ठीक है, यानी अगर पूछिए आपसे कि इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखा है, उसके रचनाकार कौन है, तो हरिसेन उसके रचनाकार हैं। इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किए थे? यानी चाणक्य कहाँ पे पढ़ाई किए थे अपना? तो चाणक्य जो है, ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय में अपना पढ़ाई कंप्लीट किए थे। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ठीक है, तो प्राचीन भारत में जो उदंतपुरी विश्वविद्यालय है वो मगध में स्थित था। ठीक है, मगध में कौन सा विश्वविद्यालय स्थित था? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय स्थित था। यह याद रखिएगा। आगे चलते हैं, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो शक संवत की शुरुआत जो है 78 ईस्वी से मानी जाती है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए विक्रम संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है। ठीक है, मैं बताया आपको शक संवत की शुरुआत कब मानी जाती है? 78 ईस्वी में मानी जाती है। ठीक है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि विक्रम संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तो विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु जो थी वो थी चांदी। ठीक है, कौन सी थी? चांदी थी। विश्व में सबसे पहले पाई जाने वाली धातु कौन सी थी? तो चांदी थी। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी थी? तो भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मणी थी। कौन सी थी? ब्राह्मणी थी भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि। याद रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? ठीक है, तो बताइए प्रयाग प्रशस्ति मतलब इलाहाबाद प्रशस्ति वही है। ठीक है, तो उसका संबंध किस शासक से था? तो उसका संबंध जो है ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त से है। ठीक है, याद रखिएगा, समुद्रगुप्त से प्रयाग से प्रशस्ति का संबंध है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? किस शासक ने स्वयं के खर्चे से, ठीक है, यानी अपने पैसे से सुदर्शन झील की क्या करवा दी थी? मरम्मत करवा दी थी पूरी। तो उन शासक का नाम है रुद्रदमन। ठीक है, क्या नाम था उनका? रुद्रदमन जो थे ऐसे शासक थे जिन्होंने सुदर्शन झील का जो पूरा मरम्मत था अपने स्वयं के पैसे पे करवाया था। आगे देखते हैं, इंडिका के लेखक कौन थे? ठीक है, इंडिका एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन थे? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। आप पीछे ही कल की वीडियो में आप लोग देख चुके हैं इसको। ठीक है, कि इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की रचना। हालांकि यहाँ पे दोबारा आया है तो आप फिर से देखें। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा अध्याय 2 का MCQ सारा खत्म होता है। ठीक है,
तो यदि अगर मुझको ऐसा लगेगा कि नहीं कुछ आपका छूट रहा है तो मैं आपको दोबारा वीडियो दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ यहीं पे इस वीडियो का अपना अंत करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।